हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। शेयर बाजार इस साल के पहले महीने में ही काफी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। इस वॉलेटिलिटी में अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी स्टॉक्स की धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है और अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिल रहा है। बाजार इस सप्ताह काफी जोरों से गिरा। इतनी बड़ी गिरावट 19 महीनों के बाद आई देखने को मिली है। मार्केट में इस गिरावट से एनालिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने भी अपने विचारों में कुछ बदलाव देखने मिले हैं। कुछ लोगों को जो काफी तेजी में बैठे हुए थे उन्होंने भी अपना रुख थोड़ा कॉशियस कर लिया है। ट्रेडर्स ने भी अपने सौदे कम कर लिए हैं। गिरावट के लिए HDFC बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स ने एक ट्रिगर प्रदान किया। रिजल्ट्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन बैंक की ओर से ज्यादा प्रोविजनिंग करने की वजह से माहौल बिगड़ गया। यहां हम बता दें कि प्रोविजनिंग का मतलब है बैंक एक फंड खड़ा करता है फॉर अननोन रिस्क। हालांकि बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में 33% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन एनालिस्ट कम्युनिटी थोड़ा क्रिटिकल ज्यादा हो गई और इस बैंक में बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। बैंक ने इस साल के शुरुआत से अभी तक में करीब 5.5% का बढ़त आई थी, जो कि रिजल्ट के बाद एक ही दिन में 8% तक की फॉल ने पूरा माहौल नेगेटिव बना दिया। बैंक ने करीब 13% का वेटेज है निफ्टी में, और यही स्टॉक अगर एक दिन में 8% गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब की सेलिंग आई होगी। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक तो है ही। एक FII की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी 2032 के आसपास बनने के आसार है, जिसमें सबसे पहला नाम HDFC बैंक का है। बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस के नाम भी शामिल है इस रिपोर्ट में। इतनी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स वो भी ठीक ठाक है, उसमें इतनी बड़ी सेलिंग सिर्फ यही दर्शाता है कि मार्केट्स अभी के लिए काफी ओवरहीटेड है। मार्केट की इस फॉल के लिए और भी रूमर्स आई थी, जिसमें ग्लोबल मार्केट्स जनवरी महीने में नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे थे। चाइना की तरफ से भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही आ रहे हैं। चाइना ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2023 के अंत तक उनकी पॉपुलेशन में कमी आई है और उनका GDP 5.3% की एक्सपेक्टेशन के सामने 5.2% पर ही सिमट कर रह गया। चाइना में अभी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद वर्ल्ड मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिला। चाइना अपनी इकोनॉमी को लेकर कुछ समय से काफी सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ब्याज दर घटने के समय में और देरी हो सकती है। दिसंबर महीने के रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं, वो अनुमान से बेहतर है अमेरिका में। ऐसी सूरत में जहां पर पहले मार्च में ही रेट कट आने की संभावना थी, अब एनालिस्ट मान रहे हैं कि मई जून तक ही अब रेट कट आ सकेगा। डॉलर इंडेक्स में भी अभी के लिए मजबूती देखी जा रही है और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड इंडेक्स में भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी के लिए अमेरिका अपनी पॉलिसी में शॉर्ट टर्म के लिए कोई चेंज नहीं करेगा। तो चलिए कुछ खबरों की बातें कर लेते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से सोमवार को स्टॉक मार्केट्स बंद रखे गए हैं भारत में, जिसके बदले में शनिवार को मार्केट खुला रखा गया था। पहले 1-1 घंटे की 2 सेशन रखने की बात की गई थी, फिर बाद में शनिवार के सेशन को नॉर्मल सेशन की तरह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक कर दिया गया था। शनिवार को मार्केट ने एक दायरे में ही ट्रेड किया, जहां पर वॉल्यूम्स थोड़े ड्राई थे। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अब $618 बिलियन पर आ गए हैं। कुछ महीनों से ये रिजर्व्स $600 बिलियन के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। सोना भी स्टेबल है, 62,250 रुपया प्रति 10 ग्राम के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। चांदी 75,250 रुपया प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। क्रूड ऑयल भी करीब $74 प्रति बैरल के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सभी मार्केट्स में कोई बड़ी चाल अभी के लिए देखने को नहीं मिल रही है इन दिनों में।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद आए थे। रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से कुछ नीचे दिखाई दे रहे थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ आया है अक्टूबर से दिसंबर तिमाही का, जो ब्लूमबर्ग का एस्टीमेट 18,080 करोड़ के नीचे है, 18,000 करोड़ के नीचे। ऑपरेशनल इनकम में भी कमी देखी गई है, जो 2.98% से घटकर 2.28 लाख करोड़ आई है। एस्टीमेट था 2.54 लाख करोड़ का। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इजाफा देखने को मिला है। 18.06% एस्टीमेट था, उसके बदले आया है 17.03%। रिलायंस जियो ने 3% की ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में, जो 5,208 करोड़ पर आया है इस तिमाही का। रिलायंस रिटेल का नेट प्रॉफिट में 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी ने 252 नए स्टोर्स खोले हैं इस तिमाही में। अब टोटल उनके स्टोर्स की संख्या हो गई है 18,774। कंपनी की बिजनेस इनकम 23.8% बढ़ी है। मार्जिन 7.9% से बढ़कर 8.4% हो गए, जो कि काफी बेहतर माना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि उनके ऑयल बिजनेस में रिफाइनरी को मेंटेनेंस के लिए बंद होने की वजह से यह नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स भी शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद ही डिक्लेयर किए गए थे और कंपनी का नेट प्रॉफिट 17.3% बढ़कर 2,519 करीब 2,500 करोड़ आया है, अगेंस्ट 2,505 करोड़ गत वर्ष में। ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के एचसीएल ग्रुप के साथ एक करार किया है, हाथ मिलाया है भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। फॉक्सकॉन इससे पहला वेदांता ग्रुप के साथ में भी करार किया था सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग हेतु, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह गठबंधन साथ में काम नहीं कर पाया था। एचसीएल ग्रुप की चेयरपर्सन रोशनी नडार ने बताया कि ये एक काफी प्रिलिमिनरी स्टेज पर बातचीत है और अभी तक उन्होंने फैक्ट्री के लिए जगह भी नहीं देखी है। उन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि जॉइंट वेंचर एचसीएल ग्रुप की कौन सी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी के साथ हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी काफी उत्साहजनक रिजल्ट्स घोषित किए हैं शनिवार को मार्केट बंद होने के बाद। बैंक ने 23.5% की ग्रोथ दर्ज की है नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन भी 13% से की बढ़त दर्शा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दिसंबर तिमाही में भी एनआईआई 13.4% बढ़ा था। बैंक्स के रिजल्ट इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी है। कोटक बैंक ने भी अपने नतीजे शनिवार को डिक्लेयर किए हैं। बैंक ने नेट प्रॉफिट में 6.75% की ग्रोथ दर्ज की है। बैंक का शेयर शनिवार के सेशन में 3% तक ऊपर ट्रेड कर रहा था। बैंक के बोर्ड ने एनसीडी रूट से करीब 10,000 करोड़ रुपए उगाने की मंजूरी दे दी है। अब कुछ एफआईआईस की बात कर लेते हैं। एफआईआईस का इस बार का डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। एफआईआईस की अगस्त से अक्टूबर महीने तक करीब 76,368 करोड़ की सेलिंग की थी। इसके बाद नवंबर महीने में इनकी टोटल बाइंग 3,901 करोड़ रही थी। दिसंबर में एफआईआईस ने करीब 31,959 करोड़ की बाइंग की है। इस साल की शुरुआत में एफआईआईस ने खरीदारी के साथ की है। जनवरी के पहले हफ्ते में एफआईआईस ने करीब 3,290 करोड़ की नेट बाइंग की है, लेकिन जनवरी के दूसरे हफ्ते से एफआईआईस ने अपना पुराना रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने फिर से सेलिंग का बटन दबा दिया है और इस बार पेडल जोर से दबाया है। इस सप्ताह भी उन्होंने सेलिंग का तो रिकॉर्ड ही लगा दिया है। बुधवार के एक ही सेशन में उन्होंने करीब 10,578 करोड़ की सेलिंग कर दी। उसके बाद गुरुवार को भी उन्होंने 9,901 करोड़ की सेलिंग की है। शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर करीब 4,200 करोड़ की नेट सेलिंग की है। इनका अब जनवरी का नेट सेलिंग फिगर पूरे महीने का अभी तक 23,583 करोड़ का सेलिंग फिगर है। गत वर्ष 2023 में भी एफआईआईस ने करीब
41,464 करोड़ की नेट सेलिंग की और फरवरी महीने में इनका सेलिंग का आंकड़ा था करीब 11,000 करोड़ का। ये 2023 की बात है। यदि अगर हम जनवरी 2023 से अभी तक इनके फिगर्स को देखें तो करीब 40,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है इस एक वर्ष में। इसका मतलब है कि 12 महीनों में एफआईआई की नेट नेगेटिव बाइंग के बावजूद हमारे मार्केट्स लोकल इन्फ्लोज पर इतना स्ट्रांग है और नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 2023 के शुरुआत में निफ्टी 18,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे कुछ नीचे ही था। और जनवरी 2024 में हमारे मार्केट्स ने हाई बनाया है करीब 22,100 के लेवल का, यानी करीब 4,000 पॉइंट्स की रैली निफ्टी ने एक साल में लगाई है। और एफआईआई का आउटफ्लो है 40,000 करोड़ का, यानी नेगेटिव आउटफ्लो है। भारत के रिटेलर्स अब भारत के नए एफआईआई बन गए हैं। 17,000 करोड़ के आसपास के एसआईपी के फिगर्स है हर महीने के, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं। दूसरी ओर लमसम इन्वेस्टमेंट जाता है, वो अलग से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। रिटेलर्स जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है। इनके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है, जिसमें एलआईसी का सबसे बड़ा स्टेक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, सभी बैंक्स के ट्रेजरीज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट बॉडीज भी हैं जो स्टॉक मार्केट में अलग अलग चैनल से आते हैं। पेंशन फंड्स की भी लिमिट गवर्नमेंट ने काफी बढ़ा दी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हेतु। एनआरआईज का भी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट आता है स्टॉक मार्केट में। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, तो एफआईआई का 40,000 करोड़ अब मामूली लगने लग गया है कि 40,000 करोड़ का नेगेटिव इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद हमारे मार्केट्स ने करीब 4,000 पॉइंट्स की रैली दिखाई है एक साल में, जो काबिले तारीफ है। अब अपने बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी 322 अंक घटकर 21,571 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 46,058 पे 1,651 पॉइंट घटकर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 71,423 पर यानी 1,144 पॉइंट घटकर बंद हुआ है। बढ़ने वाले इंडेक्स में सबसे पहला नाम है निफ्टी पीएसई 3.97%, निफ्टी पीएसयू बैंक 3.32%, निफ्टी मिड कैप 1.16% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। वहीं घटने वाले इंडेक्स में गत हफ्ते निफ्टी फाइनेंस 0.99% यानी 1% कुछ घटा था, और इसके बावजूद इस हफ्ते फिर से 3.56% तक घट गया है, यानी 2 हफ्तों में करीब करीब 5% तक ये इंडेक्स घटा है निफ्टी फाइनेंस का। इसके बाद बैंक निफ्टी 0.93% घटा था गत सप्ताह में, और इस हफ्ते फिर से 3.46% घट गया है, यानी करीब 4.5% घटा है 2 हफ्तों में। और निफ्टी भी 1.47% घटकर बंद हुआ है। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। कुछ एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंसेस है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से, पीएसयू से। आरबीएनएल रेलवे विकास निगम एक हफ्ता में 57.93 यानी 58% की छलांग जंप एक हफ्ते में दिया है। आईआरएफसी सेम 55.57%। ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंस ये 43.52% तक बढ़ा है एक हफ्ते में। उसके बाद इरकॉन अगेन 36.96 यानी 37% एक हफ्ते में चलान। हुडको 32.33%। पीसीबीएल लिमिटेड, जीआईसी राइट्स लिमिटेड, एसजेवीएन सतलुज जल वैभव ग्लोबल और सीएट लिमिटेड, एनएचपीसी, केप्री ग्लोबल, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे के सारे शेयर करीब 15 से 22% तक उछल गए हैं एक ही हफ्ते में। बहुत बढ़िया मिड कैप में बाइंग हुई है इस हफ्ते में। अब कुछ घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। एंजल वन
घटा है करीब करीब 14.5%। IEX 13.5% घट गया है। मेट्रो ब्रांड्स, HDFC बैंक, LTI माइंडट्री, ब्राइटकॉम ग्रुप, FSN ई कॉमर्स, वेदांत फैशन, इंडसइंड बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, इन दिनों में काफी सुर्खियों में था आलोक इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, RBL बैंक, जी एंटरटेनमेंट, ICICI प्रू लाइफ, सुजलॉन एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सारे के सारे शेयर करीब 7 से 14% के घाटे के साथ बंद हुए हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है इस हफ्ते में। अब अपने नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं, जो जिसका शुरुआत 22 जनवरी से 26 जनवरी तक का है। सबसे पहले तो ये एक ट्रंकेटेड वीक है जिसमें सिर्फ 3 दिनों का ट्रेडिंग होगा। 22 जनवरी सोमवार को श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, जिसकी वजह से बाजार बंद है, हम बता चुके हैं आपको। और 26 जनवरी शुक्रवार को भी रिपब्लिक डे होने की वजह से बाजार बंद रहेंगे। शनिवार को मार्केट पूरा दिन कामकाज किया है, फुल डे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से वॉल्यूम्स में थोड़ा लैकलस्टर देखा गया। मार्केट्स अमेरिकन मार्केट से क्यूज ले रहे थे क्योंकि एशियन मार्केट्स शनिवार को कामकाज नहीं करते हैं। अमेरिकन मार्केट्स ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तेजी के साथ बंद किए थे। डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ था। S&P 500 2 सालों के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है और नैस्डैक भी रिकॉर्ड लेवल्स पर ही बंद हुए हैं। तो हमारे मार्केट्स भी एकदम खुशी के माहौल में ही थे। निफ्टी खुला ऊपर 21,706 पर ओपनिंग हुई, 21,720 का हाई लगा दिया शनिवार के सेशन में। इसके बाद मार्केट में एक दबाव देखने मिला, प्रॉफिट बुकिंग आई। हिंदुस्तान यूनिलीवर और TCS लिमिटेड जैसे भारी भरकम शेयर्स में सेलिंग देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। 21,541 का लो बनाने के बाद निफ्टी ने 21,571 पर बंद दिया, जो कि 50 पॉइंट घाटे के साथ बंद हुए हैं शनिवार को। बैंक निफ्टी 46,058 पर 357 अंकों की बढ़त के साथ बंद कर चुका है। कोटक बैंक के रिजल्ट्स के बाद एकाएक जो बाइंग आई उसके वजह से और ICICI बैंक भी ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पॉजिटिव में बंद किया है। सेंसेक्स भी 259 पॉइंट्स के घाटे के साथ 71,423 पर बंद हुए हैं। शनिवार को स्टार परफॉर्मेंस में सबसे आगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और PSU बैंक्स का ही जलवा देखने को था। अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ये सब बजट के हिसाब से है कि भाई बजट में रेलवेज और एनर्जी सेक्टर में हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट्स आए, इसके चक्कर में ये सब थोड़ा बाइंग देखने को मिल रहा है। वहीं IT का दिन खराब रहा, जिसमें TCS, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, OFSS ये सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। टायर सेक्टर में भी कुछ तेजी का माहौल रहा, जहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, MRF, अपोलो टायर्स, ये सभी में करीब 4% की बढ़त देखी गई। इनमें कुछ अच्छी बाइंग देखने में मिल रही थी। एक हिंदी मूवी थी द बर्निंग ट्रेन, वैसे ही रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयर में एक तरफा आग लगी हुई है। हर किसी को रेलवे से जुड़ी कंपनी में ही बाइंग करनी है। आलम यही है कि किसी भी कंपनी के नाम में अगर गलती से भी रेलवेज आ गया तो वो सबके रडार पे इमीडिएटली आ जा रहा है। ऊपर में 21,700, 21,800 का रेजिस्टेंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसको क्रॉस करने के लिए बुल्स को अभी भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। शनिवार को भी इन लेवल्स के आसपास मार्केट एक बार आया तो था, लेकिन यहां से प्रॉफिट बुकिंग का जोर देखने को मिला और इसी कारण यहां पे इस लेवल पर मार्केट टिक नहीं पाया। नीचे में करीब हो सकता है 21,300, 21,400 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट शायद देखने को मिल सकता है, जिसको मार्केट बार बार टेस्ट करने की ट्राई भी कर रहा है और बचाने की कोशिश भी कर रहा है। बजट से जुड़ी कंपनीज और रिजल्ट वाली कंपनीज पर ही मेन फोकस रहेगा अगले हफ्ते में। सरकारी कंपनीज का जलवा कुछ और समय के लिए चल सकता है।
सरकारी कंपनीज काफी तेजी से ऊपर तो गई हैं, तो किसी भी प्रॉफिट बुकिंग में ही इन कंपनीज को फिर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जनरली हमेशा ये देखा गया है कि जो कंपनीज बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं तो प्रॉफिट बुकिंग में वो तेजी से नीचे भी आ जाती हैं। तो ट्रेंड के साथ ही चलना है, तो इन कंपनीज को लोअर लेवल्स पर आने पर ही फिर से देखा जा सकता है। अगले हफ्ते बड़े रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जिसमें कोलगेट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, टेक महिंद्रा, इन कंपनीज के नतीजे हैं, तो इन पर खास फोकस रह सकता है। और क्योंकि एक ये ट्रंकेटेड वीक है तो मार्केट एक ही दायरे में घूमता शायद नजर आए, लेकिन हो सकता है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ी हुई सी मिले, क्योंकि इस गत हफ्ता में जिस हिसाब से मार्केट में जोर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, उससे काफी लोगों का मूड बदल गया है। काफी लोग जो तेजी में थे उन्होंने अब मार्केट्स पर एक कॉशियस रुख अपनाया है, और आगे की चाल देखने के बाद ही वो अब कोई नया बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको मार्केट आगे क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 20 तारीख बाजार का ट्रेडिंग हुआ था। दैट्स वाई शनिवार का डेटा के बाद अब बाजार को विचार करना पड़ेगा। तो इसीलिए सोमवार छुट्टी है, तो हम लोग का वीक में 3 दिन हाथ में टाइम रहेगा। 23/1/2024 से लेके 25/1/2024 तक बाजार के अंदर हाल हकीकत क्या उभर के आ सकता है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे शनिवार का डेटा के साथ। तो मेरा बाई तरफ है निफ्टी डेली, बीच में है निफ्टी वीकली, उसके बाद बैंक निफ्टी डेली एंड एकदम राइट हैंड साइड में बैंक निफ्टी वीकली। तो पहले डेली निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, डेली निफ्टी के ऊपर मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। एक तो फिबोनाची सिंस 2023 26/10/2023 का जो लोएस्ट पॉइंट बना था 18,837 से लेके एक फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ इस ट्रेंड का। एक मूविंग एवरेज 13 DA में, एक ट्रेंड लाइन ऊपर में, RSI 65 डेज एंड 14 डेज। तो पहले प्राइस एक्शन के ऊपर अगर बात करें तो देखा जाए एज पर द स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, और हम जो देखते हैं, आप लोग को मालूम हो गया कि 13 DA में के नीचे अभी लगातार 3 क्लोजिंग हो चुका है। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड द लोएस्ट पॉइंट इज सेकेंड डेज का जो लोएस्ट पॉइंट है। तो रफली अराउंड 21,285, जो कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और जो कि एक एज पर द फिबोनाची चार्ट इज कंसर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज कंसर्न, 23% ये रिट्रेसमेंट जोन है। तो कहीं अगर बाजार सामने में 21,285 टूटता है, तो ये क्या क्या तोड़ेगा? एक तो ये 3 दिन का लोएस्ट पॉइंट तोड़ेगा, एक ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, और एक फिबोनाची का 23% लेवल्स तोड़ेगा। दैट मीन्स तीनों कॉन्फ्लुएंस को तोड़ेगा यहाँ पर, जो कि एक अच्छा सुझाव और अच्छा इंडिकेशन नहीं हो सकता है, होने का चांस कम है। और ऊपर की तरफ जाने के लिए बाजार कोशिश तो किया था लास्ट शनिवार को, लेकिन बाजार फिजल आउट हो गया। अब देखना यही पड़ेगा, क्या बाजार फिर से पुल बैक करके 13 DA के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग दे पाता है कि नहीं पाता है, ये हम लोग को गौर करना चाहिए। और टेक्निकली स्पीकिंग, RSI जिस हिसाब से है अभी भी 50 नहीं तोड़ा है। तो कहीं अगर प्राइस एक्शन 21,285 टूटता है, तो RSI भी 50 का जो जोन है, मिड पॉइंट, वो भी तोड़ सकता है। तो वहां पर प्राइस एक्शन के साथ, इंडिकेशन के साथ हम लोग नेगेटिव दिख सोच सकते हैं। अगर तोड़ेगा तो, नहीं तोड़ेगा तो ये एक सपोर्ट का काम करके यहां से बाजार पुल बैक आ सकता है। 65 डेज RSI जो ओवर हिटेड हो गया था, 65 के आसपास ट्रेड हो रहा था इस जोन पे, वहां से भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है। दैट मीन्स अभी बाजार का जो हालत है वो ऊपर से कूल डाउन हुआ है, नेगेटिव पॉइंट में जाने के लिए रुका हुआ है। नेगेटिव पॉइंट जाने के लिए बाजार को पहले तोड़ना पड़ेगा 21,285, विथ फिल्टर 21,270 भी कर सकता है। तो ये है डेली चार्ट का हाल हकीकत। अब अगर वीकली चार्ट के ऊपर जाए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग इन दैट सेंस, मैं टोटल जो ट्रेंड है, जो कि यहां से एक रिसेंट ट्रेंड और अभी तक जो ट्रेंड हम लोग चल रहा है, जो कि 2023 का 24 मार्च से जो रैली स्टार्ट हुआ था, उसका अगर ट्रेंड हिसाब से देखा जाए, तो ये फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है, यहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो टोटल रैली है, उसका 23% जोन के आसपास हम लोग सपोर्ट लेके खड़ा होके बाजार ऊपर की तरफ क्लोजिंग है।
लेकिन वेरी वाइटल जहां पर हम एरो मार्क किया है, ये एक टोटल इस ट्रेंड का 38%, और ये टोटल ट्रेंड का जो कि ब्लू डॉटेड लाइन है उसका 23% जोन। ये दोनों कॉन्फ्लुएंस मार्केट के लिए नेक्स्ट बिहेवियर और नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया का हिसाब से काम करेगा, जो कि हिसाब से देखा जाए 20,800 से लेके 20,860 के बीच में है। तो दैट मीन्स 20,800 ट्रेंड इज कंसर्न, लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट टर्म कुछ भी बोलिए, ये मेजर एरिया हो सकता है। दैट्स वाई मैंने ये ड्रॉ करके आप लोग को दिखाने का कोशिश किया कि ये कहां पर अभी सिचुएटेड है। ट्रेंड इज कंसर्न अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए एमएसीडी का स्लोप अभी भी स्टिल ऊपर में है, लेकिन छोटा सा एक रिदम में चेंजेस हुआ है, वो कि बढ़ा तो है लेकिन उतना मोमेंटम है ही नहीं, ये देख के समझ में आ रहा है। तो ये है वीकली निफ्टी के बातचीत। आप अगर बैंक निफ्टी के ऊपर बातचीत करें तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पर थोड़ा कम चार्ट के ऊपर मैंने ज्यादा कुछ ड्रॉ कर दिया हूं। जस्ट एज पर द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न, यहां पर क्या क्या चीज है, यहां से मैं जो फिबोनाची लिया उसका डॉटेड लाइन है रेड, और यहां से मैं जो फिबोनाची ड्रॉ किया या इसका डॉटेड लाइन है ब्लू। ये दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस होता है जो कि 50% एंड 61% जोन, वो यही एरिया है, और ये एरिया गैप का एरिया भी है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी कंसेक्यूटिव लाइक निफ्टी कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग दे चुका है, अब एनवलप का लोअर बैंड में है। कहीं अगर बैंक निफ्टी 45,430 विद राउंड नंबर 45,400 तोड़ता है तो बैंक निफ्टी के लिए एक नेगेटिव सुझाव, नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। बट लोअर एंड में काफी सारा सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के अंदर है। क्या ये होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन, आपको सोचना चाहिए। क्यों? अभी आरएसआई डेली जहां पर है वो 35 से लेके थोड़ा पुल बैक करके 40 के आसपास है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग, आरएसआई 14 डेज जो कि इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म के लिए ओवर सोल्ड सिचुएशन में आ सकता है, और आरएसआई 65 डेज ऑलरेडी काफी कूल डाउन हो चुका है। तो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंगली मैं बैंक निफ्टी के ऊपर नेक्स्ट वीक से वॉच करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है तो थोड़ा प्रेशर रह सकता है। अब ये उभर के आ सकता है कि नहीं आ सकता है ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि 13 डीएमए से लेके करंट क्लोजिंग जहां पर है इसका भी थोड़ा स्ट्रेच वैल्यूएशन लग रहा है। मैंने 13 डीएमए से इसका वैल्यूएशन ज्यादा नीचे की तरफ आ गया, तो थोड़ा पुल बैक का सिनारियो बन सकता है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी का मोमेंटम 46,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, मोमेंटम फिजल आउट हो जाने का चांस ज्यादा है। और अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग जगह में है, जो एक ट्रेंड लाइन नीचे से मैं ड्रॉ किया हूं वो 1326 का बीच वाला जोन, और ये ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस का हिसाब से खड़ा होकर रखा है। तो एनी एनी नेगेटिव सिनारियो लाइक 45,400 तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए कोई अच्छा सुझाव तो नहीं होगा। पिक्चर यही बता रहा है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करेंगे, जो कि रिकमेंडेशन तो नहीं है, खाली एक एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से एडुकेशन का क्या आप लोग को बोलेंगे, कैसे कैसे हम लोग टेक्निकल्स अडॉप्ट करते हैं, या इसमें इसके ऊपर, ये सिस्टम के ऊपर कैसे हम लोग देखते हैं और मैं कैसे देखता हूं, उसका एक अप्रोच है। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फर्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेकंड स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर एंड फाइनल स्टॉक दाईं तरफ है टर्मेट। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अगर देखा जाए तो ये प्राइस एक्शन आफ्टर अ गैप अप, ये जिस हिसाब से चल रहा है, ऊपर की तरफ एक काउंटर ट्रेंड जो कि 1326 का बीच वाला वैल्यूएशन जोन, फिर ऊपर, फिर 1326। लास्ट वीक का क्लोजिंग कुछ हद तक हम बोलेंगे सबसे अच्छा क्लोजिंग इस जोन में, क्योंकि यहां पर जो क्लोजिंग था वो 1457 था, अभी का क्लोजिंग है 1473। तो क्लोजिंग प्राइस इज कंसर्न अच्छा है, और प्राइस एक्शन वैल्यूएशन जोन से पुल बैक किया है। एमएसीडी का सिचुएशन जो है, दिस इज द फर्स्ट वीक, स्लोप चेंजेस, वीकली स्टोकेस्टिक्स एज वेल एज आरएसआई मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन चेंजेस के एक कतार पे है। मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा ये तो टाइम ही बताएगा। इस टाइम का सबसे अच्छा बढ़िया वॉल्यूम भी हुआ है, दैट मीन्स वेलोसिटी, वॉल्यूम वेलोसिटी एंड वोलेटिलिटी इज कंसर्न एक पॉजिटिव जगह में खड़ा करके रखा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। दैट्स वाई नेक्स्ट 3 वीक से लेके 3 मंथ्स ये स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्राइस बिहेवियर क्या चेंजेस हो रहा है। शिल्पा मेडिकेयर कंप्लीट डाउन ट्रेंड के बाद एक स्टॉक ऊपर की तरफ जाने का उम्मीद कर रहा है। होपफुली नेगेटिव पॉइंट जो है 1326 का नीचे क्लोजिंग बार बार लोअर शैडो बना के रुक रहा है, डोजी लाइक फॉर्मेशन बना रहा है, कोशिश कर रहा है, और अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। यही एक मैंने क्रॉस डाउन जिसको बोलते हैं उसको मैं इसी हिसाब से, बट जो कोशिश हो रहा है वो एक सपोर्ट ढूंढने का कोशिश हो रहा है एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर एमएसीडी डाउन ट्रेंड में है, दैट्स वाई स्टॉक को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर ये थोड़ा कूल डाउन होकर नीचे की तरफ आके फ्लैट हो गया, तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम थोड़ा रुक गया है, वोलेटिलिटी अभी कंप्रेस्ड मोड में आ गया। क्या प्राइस एक्शन में चेंजेस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैं इस स्टॉक को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड देखता रहूंगा, क्योंकि प्राइस बिहेवियर चेंज तभी होगा, बाजार का सेंटीमेंट मोमेंटम से हिसाब से अगर डिफेंसिव में होगा तो कुछ हद तक एक फार्मा कंपनी के ऊपर सबका नजर रहता है, हर एक फार्मा के ऊपर, तो इस स्टॉक उसी हिसाब से आप दिमाग में रख भी सकते हैं। बाकी फंडामेंटल जो चीज है, बाकी जो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस है, जो आप लोग देखना चाहते हैं वो जरूर से आप लोग गौर कीजिए और चार्ट एनालिसिस कीजिए। लास्ट स्टॉक वेरी इंटरेस्टिंगली टारमेट, दिस इज द मंथली चार्ट, और अगर देखा जाए मैं जहां पर लाइन ड्रॉ किया हूं ये मंथली रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कब का है, 2008 का। 2008 का प्राइस एक्शन को क्यों चैलेंज कर रहा है अभी विद द वॉल्यूम, मंथली अभी खत्म होने वाला है, तो अभी भी 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेशन में कुछ वॉल्यूम कुछ हद तक उभर के आ सकता है। प्राइस एक्शन हायर हाई के हिसाब से जाने का कोशिश कर रहा है, एमएसीडी का स्लोप हायर हाई में जा रहा है, स्लोप इज कंसर्न, नथिंग इज प्रॉब्लम। वीकली चार्ट भी देखा जाए तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये स्टॉक लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर सबसे बढ़िया वॉल्यूम लेके यहां पर क्लोजिंग हुआ है। क्या कुछ स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो तो टाइम ही बताएगा, और वो न्यूज के ऊपर है। आप अगर आप लोग के पास कोई न्यूज है तो ठीक है, नहीं तो एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न मेरा ये चार्ट फॉर्मेशन कुछ हद तक ये अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स ये स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो हम आपको बताया। नेगेटिविटी एक ही है, प्राइस एक्शन जिस हिसाब से मूवमेंट किया है, स्टॉक थोड़ा ओवर हीटेड है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अप्रोचिंग ओवरबॉट जोन इन द मंथली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट भी अगर देखा जाए वीकली चार्ट, तो दैट्स वाई स्टॉक के अंदर थोड़ा सा नजर रखिएगा, क्योंकि काफी टाइम ये होता है कि अभी का नियम के हिसाब से एएसएम जीएसएम सेगमेंट या ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट हो जाने से स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम और वोलेटिलिटी
खास करके जो ट्रेडर लोग ट्रेड करते हैं जिसके कारण वॉल्यूम क्रिएट होता है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो यही एक कंसर्न है। इसके लिए मैं आप लोग को बोलूंगा कि 3 हफ्ता से लेकर 3 महीने इस स्टॉक के अंदर वॉच में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। क्या डेवलपमेंट हो रहा है प्राइस एक्शन में, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट उभर के आ रहा है वो भी देखिए, फिर जाके कोई सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये तीनों स्टॉक एज पर द एडुकेशन पार्ट इज कंसर्न, एडुकेटिव चैनल इज कंसर्न, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, शिल्पा मेडिकेयर एंड टारमेट, हम तो वॉच करेंगे नेक्स्ट 3 हफ्ता से लेके 3 महीना। आप लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अपना वॉच लिस्ट में डाल के इसको वॉच कर सकते हैं। इसके अंदर और भी स्टडी करके कोई डिसीजन लेने का पहले जरूर से सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कुछ सिद्धांत लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। और स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। सो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। Thank you. Bye. Have a great time. Enjoy the Pran Pratishtha of Sri Ram on Monday. Thank you. Bye.